तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉल टाइम। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सीरीज जो आपके लिए बिल्कुल पार्क लगाने वाली है। आपको 100% सफलता दिलाएगी ये सीरीज, इस बात की गारंटी है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इस सीरीज में आपको काफ़ी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं कई बार और जो हमेशा रिपीट होने चांसेस होते हैं, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बार आने वाले एग्जाम में हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, इस सीरीज हम मुख्यतः यानी कि 4 चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अथवा इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम 4 चैप्टर्स को इसमें कवर जरूर करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा मात्रक एवं विमाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा। दूसरा चैप्टर हमारा इसमें बल एवं गति, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, क्योंकि इससे 2 डेरिवेशन आपकी 1 या 2 डेरिवेशन 100% पूछी आती है। नेक्स्ट हमारा कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा घूर्णन गति, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन लगभग 4 चैप्टर इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। बाकी जो चैप्टर हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो फिनिश करेंगे अगली सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बनाना पहले। तो इसमें देखिए, पहला चैप्टर हमारा जो लिखा है, तो ये तो आपके मात्रा विमाएं आपको मैंने पहले ही पढ़ाए थे इस वीडियो में, लेकिन आपको कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं पहले। तो इसमें लिखा, देखो आपसे पूछ सकता है कि मूल राशियाँ क्या होती है। मूल राशियाँ क्या होती है, इससे आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो देखिए, वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अर्थात जो स्वयं में मूल होती है, यानी कि किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती। तो वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई किसी और से मिलकर नहीं होती, लंबाई तो केवल सेल्फ अपने बने होती है अपने दम पर। द्रव्यमान स्वयं से मिलकर बना होता है, समय स्वयं से मिलकर होता है, यानी कि ऐसी राशियाँ जो केवल स्वयं पर डिपेंडेंट होती हैं, अन्य पर निर्भर नहीं करती, वो आपकी मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो इसी प्रकार से आपका क्या होता है, मात्रक भी वही होता है। तो मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल मात्रक क्या, अगर आपसे पूछे मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात स्वयं पर निर्भर होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारे देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेगा कि मात्राओं की आपसे पद्धतियाँ पूछ सकता है कि जो मात्रक है वो कितनी पद्धतियों के होते हैं। तो देखिए, आप मुख्यतः हमने आपको 3 प्रकार की पद्धतियाँ पहले ही पढ़ाई थी, उनको हम रिपीट करते हैं फिर से। तो मात्रकों की पद्धतियाँ मुख्यतः हमारी कितनी 3 प्रकार की होती हैं। देखो, पहली हमारी होती है CGS, सेकंड नंबर होती है हमारी MKS, और लास्ट हमारी FPS होती है। यानी कि 3 प्रकार की जो पद्धतियाँ होती है वो हमारी इस प्रकार से बनती हैं, CGS, MKS और FPS। तो CGS का मतलब देखो, C से क्या होता है ग्राम, C से क्या होता है सेंटी, G से ग्राम और S से सेकेंड। FPS का मतलब क्या होता है फुट, पाउंड, सेकंड, और MKS का मतलब क्या होता है मीटर, किलो, सेकंड। कुछ इस प्रकार से पद्धतियाँ हमारी बनती हैं। तो देखिए, इस प्रकार से इसमें देखो हमारा लिखा CGS, तो इसे हम गाउसियन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। CGS पद्धति को इस नाम से जाना जाता है, गाउसियन पद्धति के नाम से हम इसको जानते हैं। इस पद्धति में 3 मूल मात्रक होते हैं, C से क्या होता है सेंटी, और G से ग्राम, और S से सेकंड। इस प्रकार से हमारे 3 मात्रक बने होते हैं। इसको तो आपको एक बार पढ़ोगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें लिखा FPS क्या होता है। इस पद्धति को क्या हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। जो आपकी देखो CGS को हम गाउसियन भी कहते हैं, G फॉर गाउसियन, G फॉर CGS। याद रखिए, G फॉर गाउसियन, G फॉर CGS होता है। अब देखो, इसमें लिखा है इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं FPS को। और इसमें 3 मूल मात्रक होते हैं, F फॉर क्या होता है फुट, P फॉर पाउंड, और S फॉर सेकंड हमारा होता है। अगला देखिए, इसमें लिखा हमारा MKS पद्धति क्या होता है। इस पद्धति में इस पद्धति में 3 मूल मात्रक होते हैं, जैसे मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, ये होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन लिखा कि विमीय समांगता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो किसी विमीय समीकरण के बाईं ओर की राशियों, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। समांगता यानी कि इक्वलिटी, समान तरह की जो विमाएँ होती है हमारी, वो आपस में क्या होनी, समान होनी चाहिए, इसको बोलते हैं समांगता का सिद्धांत। तो देखिए, किसी विमीय समीकरण के बाईं ओर की राशियों की विमाएँ दाईं ओर की राशियों की विमाओं के बराबर होने की प्रक्रिया को विमीय समांगता का सिद्धांत हम इसको कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी विमीय समीकरण के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की विमाएँ राइट हैंड साइड की विमाओं के बराबर हो जाए तो समझ लीजिए आपके विमीय समांगता सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी विमीय समीकरण के बाईं ओर की राशियों की विमाएँ उसकी दाईं ओर की राशियों की विमाओं के बराबर होने की प्रक्रिया को विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसी में बनता है आपका कि जो विमीय विश्लेषण काफ़ी लॉन्ग में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से लॉन्ग में पूछा गया है कि विमीय विश्लेषण की उपयोगिता या लाभ या समांगता के प्रयोग आपको बताएगा, आपसे पूछ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। विमीय विश्लेषण की उपयोगिता क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी समांगता प्रयोग, और आपसे पूछ सकता है कि विमीय विश्लेषण की क्या स्कीमा है, क्या कमियां हैं, उनको पूछेगा। तो देखिए, तो पहले हम पढ़ते हैं इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, तो भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच आपको जो कुछ भी संबंध स्थापित करना हो, उनके बीच में आपको कुछ रिलेशन स्थापित करना हो, तो किसका यूज़ करते हैं, विमीय विश्लेषण का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। सेकंड, समीकरण या भौतिक राशियों के मात्रकों को ज्ञात करने के लिए अगर कोई आपको समीकरण दे रखा है तो उसका मात्रक इसकी मदद से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कोई भौतिक राशि दे रखी है तो उसकी मदद से हम इसका मात्रक भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
अगला आपको देखो किसी समीकरण की सत्यता ज्ञात करनी है, यानी कि आपको बताना है कि ये समीकरण सही है कि गलत, तो इसको भी हम किसकी मदद से ज्ञात कर सकते हैं, बीमीय विश्लेषण की सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मात्रकों को आप एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आसानी से बदल सकते हैं इसकी मदद से। और आपका कोई मात्रा किलोग्राम में है आप उसको मीटर में बदल सकते हैं इसकी मदद से, अगर आपका कोई मात्रा जूल में है तो आप उसको आर्ग्यू में बदल सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका उपयोग हम वहाँ भी कर सकते हैं। तो मुख्यतः इसके 4 प्रयोग होते हैं, तो उनको हमने इसमें आसानी से लिख लिया। अगला देखिए, इस पर पूछा गया आपसे कि बीमीय विश्लेषण की क्या सीमाएं होती हैं, तो बीमीय विश्लेषण की क्या कमियां हैं, क्या रुकावट हैं। तो देखो, तो किसी समीकरण में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि कोई हमारा कांस्टेंट वैल्यू जब आ जाती है तो हम उसका मान इसमें एक्चुअल ज्ञात नहीं कर सकते कि इसका वास्तविक मान कितना होगा। जैसे हमारा जी का मान कितना लगभग 9.8 या फिर 10 होता है, लेकिन हम इसकी मदद से उसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो वही लिखा, किसी समीकरण में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान हम इसकी सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। अगला, किसी राशि के अदिश अथवा सदिश होने की पहचान हम इस राशि की इसकी मदद से नहीं कर सकते। आप बीमीय विश्लेषण की सहायता से नहीं बता सकते कि राशि सदिश होगी कि अदिश, ये भी इसकी मुख्य कमी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट। अगला देखिए, किसी सूत्र में उपस्थित नियतांक विमाहीन नहीं है तो उस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आपको देखो किसी सूत्र में आपको कोई कांस्टेंट दे रखा वो विमाहीन नहीं है तो हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, भौतिक राशि मूल मात्रों की संख्या से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि जो भौतिक राशि होती हैं वो मूल मात्रों की संख्या से अधिक राशियों पर निर्भर करती हैं, तो उनके मध्य संबंध होता है वो स्थापित हम नहीं कर सकते इसकी मदद से। तो हमारे कुछ इसमें कुल 4 कमियां थी, उनको हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं आपके लिए काफ़ी अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगला देखिए, इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बीमा है जो आपके लिए काफ़ी याद है, आपको याद भी रहनी चाहिए। तो देखो, आपको नॉर्मल तो बीमा याद होगी, क्षेत्रफल आयतन वेग चाल की त्वरण की तो आपको याद होगी। अब आपको जो कठिन है आपको उनको याद करा देता हूँ। पहले देखिए, बल की क्या होती है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसका फॉर्मूला तो आप इसको शॉर्ट में एफ बराबर ma के रूप में ले सकते हैं। इसकी बीमा होती है ml t-2, इसकी बीमा जरूर याद करके आएगा। और कार की बीमा बिल्कुल सेम होगी इस प्रकार से। देखिए, कार बराबर क्या होता है, बल गुणा अवस्था, यानी कि W बराबर F इंटू डी होता है, तो ml2 t-2 इसकी बीमा होती है। शक्ति की क्या, P बराबर W/T होता है, तो कार्य की बीमा हमारी वही लिखी हमने निकालती है ml2 t-2 अपॉइंट सम होता है। समय का इसे भाग कर दें तो इस प्रकार से ml2 t-3 हमारा इसका बन जाएगा। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन इसका होता है हमारा, तो इसको ले सकते हैं ml माइनस क्यू, हम इसकी बीमा ले सकते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसको ले सकते हैं ml t-1, हम इसको मान लिख सकते हैं आसानी से। अगला देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हमारा 1/2, F बराबर 1/2 क्या होता है, गतिज ऊर्जा KT बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 m v स्क्वायर, हमारा इस प्रकार से होगा। तो m का हमने लिखा तो ml2 t-2, यानी कि कोई सी भी आपकी ऊर्जा है, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थिर ऊर्जा हो, चाहे साधारण ऊर्जा हो, कोई भी आपकी ऊर्जा है तो आप तो बिना देखे लिख दीजिएगा उसमें ml2 t-2 इसकी बीमा हमारी होती है। देखिए, हमारे यहाँ पर ऊर्जा की बीमा कितनी थी, ऊर्जा बीमा देखो, कार्य की बीमा कितनी थी ml2 t-2, ऊर्जा बीमा कितनी ml2 t-2, और साधारण ऊर्जा की बीमा कितनी थी हमारे इस प्रकार से ml2 t-3। कोई सी भी ऊर्जा आ जाए तो आप आसानी से उसको ml2 t-2 लिख देंगे, क्योंकि सभी की जितनी भी आपको जहाँ ऊर्जा शब्द लग जाए उसकी बीमा आपकी हमेशा समान होती है। अगला देखिए, इसमें आपसे पूछ सकता है कि आवेग की क्या होती है। तो देखो, पहले उससे पहले दाब की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दाब की क्या होती है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब की बीमारी होती है ml-1 t-2 हमारी दाब की बीमा होती है। अगला देखिए, हमारे इसमें लिखा आवेग की बीमा क्या होती है, तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। तो बल की बीमा क्या होती है ml t-1 हमारी इस प्रकार से आवेग की बीमा बन जाएगी। आवेग को हम इम्पल्स भी कहते हैं, इसकी बीमा ml t-1 हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। अगला हमारे देखो इसमें पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है, इससे पूछेगा आपसे। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू लंबा दूरी की गुणनफल को हम कहते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। इसकी बीमा हमारी होती है ml2 t-2 हमारी इसकी बीमा हमारी होती है ml2 t-2 इसकी बीमा हमारी इस प्रकार से बनती है। अगले हमारे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि विकृति की बीमा क्या होती है। तो विकृति की बीमा हमें होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति। अथवा आपसे पूछ सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक बीमाहीन राशि का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे उसमें क्या, विकृति। विकृति एक ऐसी राशि जिसमें कोई बीमा नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला हमारे इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है कि त्रुटियां क्या होती हैं। देखो, त्रुटि क्या होती है आपसे पूछ सकता है, तो इस प्रकार से। तो त्रुटि को आपको काफ़ी ज़्यादा डिफाइन पूछी जाती है एग्जाम में, 1 या 2 नंबर पूछा गया। तो देखिए, किसी भौतिक राशि की माप में पूर्णता, यानी कि कोई भी भौतिक राशि मान लीजिए, जैसे हमने एक स्केल लिया, ठीक है, ऐसे हमने इसमें से एक प्रोटेक्टर आपके सामने ले रखा है। जैसे हमारे सामने क्या आपका
एक प्रोटेक्टर हमारे सामने आपके रखा है। देखो अब इसमें जो एंगल बने हैं तो ये देखो कि आप क्या बता सकते हैं कि इसमें बिल्कुल शुद्ध है, कहीं इसमें अशुद्धि नहीं है, कहीं इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए वही लिखा, किसी भी भौतिक राशि की माप पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है। माप में इस अनिश्चितता को ही क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। जब कोई मेजरमेंट करते हैं और गलती से उसमें कोई फॉल्ट आ जाए या फिर कोई गलती हो जाए हमसे, अथवा मापने हमसे कोई गलती हो तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो एरर को मतलब होता है सिंपल सा, किसी भौतिक राशि को मापते समय कोई गलती हो जाए अथवा उस जिस मेजरमेंट से हम कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको मेजर कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती हो तो उसको हम कहते हैं त्रुटि कहते हैं। अब अनियमित त्रुटि क्या होती है? तो अनियमित त्रुटियां वे हैं जिनके बारे में मापन प्रक्रिया दौरान कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी कि अब उसको मेजरमेंट कर अचानक से कोई स्केल टूट जाए और इसमें से कुछ नाप कम हो जाए तो उसको अनियमित त्रुटि कहते हैं। तथा ये त्रुटियां अनियमित रूप से कभी भी घटित हो सकती हैं, कभी भी आपस की घटित हो सकती हैं। अगला देखिए, आपसे पूछ सकता है कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या होता है? एक मापित राशि के आपने, यानी कि अब किसी राशि है, आपने कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक पेंसिल रखी है, हमने इसको पहले क्या कर लिया, माप लिया। यहाँ से माना कि इसकी लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो देखो एक मापित राशि के वास्तविक मान, ठीक है, एक जैसे हमने इसको मापा, इसकी लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर, तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर। अब देखो पहले हमने इसकी मापा कि जब कंपनी से इसकी पेंसिल बन के आई थी उसकी नाप कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, लेकिन जब हमने इसको नापा तो इसकी लगभग माप कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर इसकी माप हमारी आई। तो एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं, हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी कि जो माप उसकी पहले से फिक्स है और जो हम इसको प्रैक्टिकल करके उसको नाप रहे हैं, प्रेक्षित कर रहे हैं, तो उसके अंतर को क्या कहते हैं, हम निरपेक्ष त्रुटि के हम नाम से हम इसको जानते हैं। आपसे पूछेगा त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती है, तो इस प्रकार से आप इनमें लिखते चलेंगे, अनियमित त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, और अगला हमारा क्या होगा इसमें से, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? तो विभिन्न प्रेक्षणों में प्राप्त, यानी कि आपने देखो एक बार इसका मेजरमेंट किया तो निरपेक्ष त्रुटि आपको एक बार प्राप्त होगी, 2 बार किया तो 2 बार प्राप्त होगी, 3 बार किया तो 3 बार प्राप्त होगी, 4 बार किया तो 4 बार, यानी कि आप जितने टाइम से इसको प्राप्त करेंगे उतनी बार आपको निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी। तो वही लिखा, तो विभिन्न प्रेक्षणों में प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि के नाम से हम जानते हैं। इसको हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, यानी कि डेल्टा करके आपको डेल्टा AN की पावर आपको इसमें n से भाग कर देना। इस प्रकार से तो हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं सिंपल तरीके से। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन हमारा लिखा कि भौतिक मापन में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए। देखिए तो त्रुटि की अभी आपने जो परिभाषा से पढ़ी थी भाई, आपकी सेम परिभाषा इसमें होगी, और तो त्रुटि परिभाषा आपकी जो अभी हमने बताई थी वही सेम आपकी परिभाषा होगी। तो देखिए भौतिक मापन में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटि का आपको इसमें वर्णन करना होगा। तो इसको वर्णन कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपने उसकी परिभाषा लिख लेंगे, तो पहले आप इसकी परिभाषा बिल्कुल सेम लिख देंगे। अब आप लिखेंगे इसमें कि देखिए मापन में होने वाली त्रुटियां निम्न प्रकार से, जब किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं उसमें निम्न प्रकार की त्रुटियां होती है। पहले लिखा क्या, क्रमबद्ध त्रुटियां, यानी कि सीरियल से होने वाली त्रुटियां। तो देखो ऐसी त्रुटियां जिनका कारण हमें ज्ञात होता है, यानी ऐसी त्रुटियां जिनका हम पता होगा कि हमारे यहाँ पर मेजरमेंट पता होगा हमको कि क्यों गलत हो गई, तो उसे हम क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। तथा इन त्रुटियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। यदि आपको त्रुटि पता होगी तो आप उसको आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः कितनी, 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। पहले क्या लिखी, व्यक्तिगत, यानी कि जो ये त्रुटियां प्रेक्षण लेने वाले अर्थात ऑपरेटर के द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं। यानी जो व्यक्ति किसी मशीन को ऑपरेट कर रहा है या फिर किसी चीज़ को मेजरमेंट कर रहा है, तो जो व्यक्ति इसका प्रेक्षण करता है, यानी कि उसका प्रैक्टिकल करता है, तो उसके द्वारा जो व्यक्ति त्रुटि उत्पन्न करती है उनको बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटियाँ। अगला आपसे क्या लिखा है इसमें, यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि, यानी कि जो आप जिस मशीन का यूज कर रहे हैं उसके अंदर गलती से कोई फॉल्ट आ जाए, ठीक है, तो उसमें जो त्रुटि होगी तो उसको बोलते हैं ये त्रुटियां उपकरण या यंत्र की संरचना या बनावट अथवा निर्माण के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार त्रुटियां आपकी कुछ इस प्रकार से बनती हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला हमारे इसमें अभी हमने जो त्रुटि पर क्या, देखिए पूर्णता की कमी से त्रुटियाँ, ठीक है, यानी कि पूर्णता क्या होती है। देखिए तो वे त्रुटियाँ जिनके उत्पन्न होने के कारण ज्ञात होते हुए भी जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसी त्रुटि, पूर्णता का मतलब क्या होता है, ऐसी त्रुटियां जिनका आपको रीजन पता है कि क्यों खराब हो गई हैं, क्या रीजन है इसका, उनका कारण हमको पता है लेकिन फिर भी हम इसको ठीक नहीं कर सकते, तो आपके क्या होंगे, पूर्णता की कमी से त्रुटियां। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा, बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां, ठीक है। तो प्रेक्षण करते समय बाह्य कारक जैसे आपका वायुमंडलीय दाब बढ़ गया अचानक से, कभी दाब बढ़ जाता है, कभी नमी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, आदि में परिवर्तन होने पर प्रेक्षण में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आपसे अचानक से मौसम के लिए अभी ठंडा है एक तरफ से, ठीक है, कल यानी कि गर्मी हो जाए तो आपका यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर कमी होगी इस प्रकार से, तो इनके कारण जो मशीन्स पर जंग लग जाती है या कुछ हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वायुमंडल की बाहर का वातावरण का आपका प्रभाव पड़ता है, तो उनको बोलते हैं बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां, यानी कि बाहरी कारकों से जो त्रुटियां उत्पन्न होती है उनको बोलते हैं बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां।
अगला देखो इसमें इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, यादृच्छिक या फिर आकस्मिक त्रुटि यानी कि अचानक होने वाली त्रुटियां। तो इस प्रकार की त्रुटियों का कारण ज्ञात नहीं होता है, परंतु इसको हम आसानी से दूर भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार की त्रुटियों का हमको कारण ज्ञात नहीं होता, लेकिन हम इसको आसानी से ठीक भी नहीं कर सकते। अगर आपको ठीक करना आ गया तो आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियाँ कि आपको कारण ज्ञात नहीं होता पहले तो, और आपको इसमें कारण ज्ञात होगा तब ही आप इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम त्रुटियों के बारे में कुछ जाना। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला देखिए इसमें हमारा लिखा है इस प्रकार से, टेंसर राशियाँ क्या होती हैं, प्रतिक्षेपण राशियाँ क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मेन टाइम्स इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया एग्जाम में। इसमें लिखा है टेंसर राशि का मतलब क्या होता है। तो टेंसर राशि आपने सुना होगा, आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि सदिश राशियाँ क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, उनको भी रिवाइज भी कराएंगे इसके बाद। तो देखिए बे राशियाँ जो ना तो सदिश होती है ना ही अदिश होती है, यानी कि ऐसी राशियाँ जो तो ना तो सदिश होती हैं और ना ही अदिश होती हैं, उन्हें हम टेंसर राशियाँ या प्रतिक्षेपण राशियाँ हम कहते हैं। ये राशियाँ स्थिति के अनुसार अपने आप स्वयं को परिवर्तित कर देते हैं। कभी आपको देखो सदिश के समान व्यवहार करेंगे, कभी अदिश बन जाएंगी। तो इस प्रकार की राशियाँ जो ना तो सदिश कहलाती है ना ही अदिश कहलाती है, उनको हम बोलते हैं प्रतिक्षेपण राशियाँ या फिर टेंसर राशियाँ उनको कहते हैं। तो आपने सुना भी होगा पहले कि कुछ राशि सभी कभी का सदिश कहलाते हैं, कभी आपको अदिश कहलाती है। तो वो राशियाँ आपकी कैसी होती हैं, स्थिति के अनुसार अपने स्वयं को परिवर्तित करते हैं, उनको बोलते हैं टेंसर राशियाँ या फिर प्रतिक्षेपण राशियाँ उनको कहते हैं। अगला देखिए, अगला लिखा हमारा कि सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। तो देखिए आपसे कई बार पूछेगा सदिश का निरूपण हम किस विधि के द्वारा कर सकते हैं, इसको समझाइए। तो देखो सदिश का निरूपण हम कैसे करेंगे। तो देखिए इससे पहले सदिश का निरूपण करना सिखाने से पहले आप जानना होगा कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो देखो उसको समझाते हैं पहले आपको। तो इसमें लिखा सदिश राशियाँ क्या होती है हमारे इस प्रकार से। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के दौरान, ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के दौरान परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं तथा इनका परिणामी मान ज्ञात करने के लिए वेक्टर बीजगणित वेक्टर बीजगणित का आपको उपयोग कर सकते हैं। तो आप समझ गए, ऐसे कोई व्यक्ति है वो सीधा जा रहा है 5 किलोमीटर, आपने लिखा मैंने बताया कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। दो ये तो आपका केवल परिमाण हो गया, मैंने अभी इसको दिशा नहीं बताया। मैंने कहा कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो इसमें देखो आपको परिमाण भी पता है, उसके साथ साथ दिशा भी पता है, तो उसको बोलेंगे सदिश राशि। अगर मैंने कहा केवल कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर जा रहा है तो वो कैसा होगा, अदिश राशि। अगर मैं तो दिशा नहीं बताऊँ तब तक क्या होगा आपका, जब जैसे मैं दिशा बताया तो आपका सदिश बन जाएगा। तो वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के दौरान परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इनका परिणामी मान ज्ञात करने के लिए हम वेक्टर बीजगणित का उपयोग कर सकते हैं। अगला देखिए इसमें लिखा आपका, अब देखो इसका निरूपण कैसे करते हैं सदिश का। तो सदिश का निरूपण करने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा इसमें कि किसी एक सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एक साधारण अक्षर, जैसे आपको कोई ए लिया और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए तो किसी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आप कोई साधारण अक्षर ले लीजिए, जैसे हमने लिया कोई भी अक्षर ए बी जी जो भी आपको जो भी लेना हो। जैसे हमने ए लिया को लिखकर उस पर हम एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं, तो उसको हम सदिश कहलाते हैं। कि जैसे उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाए तो आपका क्या बन जाएगा, सदिश। तो किसी सदिश राशि का परिमाण मापांक की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। अपने सदिश तो बना लिया, अब इसका मापांक भी तो ज्ञात करना होगा। इसका मॉड कैसे ज्ञात करें, तो मॉड ए बराबर क्या होता है आपका √i² ए आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर हमारा बन जाएगा। इतना समझ गए। अभी देखो किसी सदिश राशि में ग्राफी विधि से व्यक्त करने के दौरान तीर के चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसमें सदिश राशि के परिमाण के बराबर पैमाना मानकर एक रेखा खींची जाती है। इस तीर के शीर्ष की दिशा दी गई दिशा में बना देते हैं, यानी कि जो आप तीर की दिशा उसी दिशा में हम इसको बना देते हैं। खींची गई रेखा उसकी क्या कहलाती है, पुच्छ कहलाती है, यानी कि उसकी पूछ कहलाती है। तथा तीर के अग्रभाग को उसको क्या कहते हैं, हम शीर्ष कहते हैं। तीर के उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं, उसको शीर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सदिश को पढ़ा, सदिश का निरूपण पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं उसके अगले इंपॉर्टेंट अदिश की ओर। तो देखो अदिश क्या होती है, जैसे आपने सदिश पढ़ा बिल्कुल सेम आपका लिखा अदिश। तो देखिए वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, आपकी अदिश राशियाँ कहलाती है। मैंने कहा था अभी आपको ना कि मेरे पास 5 किलोग्राम का वजन है, तो देखो इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है ना, केवल आपको परिमाण चाहिए इसमें। तो वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं तथा इनका परिणामी मान साधारण बीजगणित की विधि से आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल्स आपके आएंगे इसमें से। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हमारा लिखा दूरी, चाल, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं, अदिश राशियों के। इस प्रकार से अब बढ़ते हैं इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
तो उसके बाद हमारा अगला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सदिश राशियां। देखो इसकी डेफिनेशन आपकी मोस्टली पूछा है इसमें कि सदिश राशियां क्या होती है। तो आप जानते हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के दौरान परिमाण के साथ साथ क्या दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशियां कहते हैं तथा इनका परिणामी मान हम ज्ञात करेंगे निम्नलिखित वेक्टर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है सदिश राशियों को ज्ञात करने के लिए। तो वेक्टर फॉर्मूला होता है इसका आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका उपयोग हम इसमें करेंगे। तो मोस्टली डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी कि किस ऐसी कौन सी राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है वो आपकी सदिश राशि होगी, और जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती वो आपकी अदिश राशि इस पर होती है। इस प्रकार से अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो इसके देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लिखा रोलर को ढकेलना व खींचना का आपको उसमें आएगा 5 नंबर। कम से कम 5 नंबर का डेरिवेशन आता है कि रोलर को हम कैसे ढकेलेंगे व रोलर को हम कैसे खींचते हैं। इसके लिए आपको इसमें वेक्टर का विभाजन बनाना पड़ेगा और इसका यूज़ करने के लिए आपको इस प्रकार क्वेश्चन लिखे। कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम का आपका रिपीट होता है। कम से कम 5 से 6 बार आपका एग्जाम में आ चुका है कि रोलर को कैसे ढकेलेंगे व खींचेंगे। इसमें मेन क्वेश्चन क्या होता है इसका कि रोलर को ढकेलना कठिन होता है तो खींचना कठिन होता है इसमें से, या फिर रोलर को ढकेलना आसान होता है तो खींचना, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए सिंपल तरीके से ये हमारा कोई रोलर है या फिर कोई गाड़ी समझ लीजिए, यानी बैलगाड़ी तरह से मतलब जो होती है ना ट्रॉली, वो हमारी ट्रॉली इस पर, ठीक है। इसका भी पहिया इस प्रकार से, और जब हम इसको ढकेलेंगे, ठीक है, जब हम ढकेलेंगे तो इसका फोर्स कहाँ से इसकी ओर, हम ऐसे धक्का लगाएंगे इसकी ओर तो फोर्स आपका इस ओर यहाँ पर मूवमेंट करेगा, यानी कि फोर्स आपका इस प्रकार से लगेगा। तो ये आपका सबसे पहले आपका क्या है इसमें रोलर है, इसका भार mg नीचे की ओर लग रहा है इस प्रकार से, और भार mg नीचे लगेगा तो इसमें आपको देखो जब इस पर बल लगाएं तो बल आपका इस प्रकार से इसके केंद्र की ओर बल करेगा, ठीक है। और जब हम इस बल को इसके वेक्टर में विभाजित करेंगे तो आपका ये बल 2 भागों में बटेगा, एक f cos थीटा और दूसरा आपका f sin थीटा। यहाँ से आपने बल लगाया तो कोण आपका यहाँ से बनेगा f cos थीटा और f sin थीटा, इस प्रकार से मार हो जाएगा। तो जब हम इस पर बल लगाएंगे तो देखिए इसमें बल 2 प्रकार से लगेगा। एक देखो आप f यहाँ पे लगाए, इसके साथ से mg इसके नीचे वर्क कर रहा है, mg इसके नीचे वर्क कर रहा है तो f बराबर क्या होगा हमारा टोटल, जब इसका परिणामी भार आएगा तो परिणामी भार बराबर क्या हो जाएगा आपका w बराबर mg प्लस f sin थीटा। और सेम एज इट इज जब हम ओके रोलर को खींचें तो खींचने कुछ इस प्रकार से हमको बल लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर। जब इस पर बल लगाएंगे तो सिंपल से क्या करेंगे, जब इसका यहाँ पे ऊपर की बल लगा और भार mg आपको नीचे की ओर कार्य कर रहा है तो देखिए जब इसके बल लगाएंगे तो जब इसकी वेक्टर को हम 2 भागों में विभाजित करते तो नीचे होगा आपका f cos थीटा और ऊपर वाला होगा आपका f sin थीटा। इस प्रकार से हम इसको विभाजित करेंगे। जब हम इसको विभाजित करेंगे तो देखा आपने कि जो f sin थीटा है ना, वो f sin थीटा आपकी mg भार की विपरीत दिशा में वर्क कर रहा है, यानी कि उसकी जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है, एक ही दिशा में नहीं है आपका। और एक दिशा में होता तो हम उसको क्या जोड़ देते हैं, लेकिन आपका जस्ट अपोजिट इसके आ गया तो उसका परिणामी जो भार आएगा वो क्या होगा, इस mg के में से f sin थीटा घट जाएगा, यानी कि आपका जो वजन है रोलर का वो काफ़ी कम आपको हल्का महसूस होगा। इसलिए रोलर को ढकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है, ठीक है। अब इसका हम पढ़ते हैं, रीजन लिखेंगे कैसे। इस प्रकार से देखो तो किसी एक रोलर को बल लगाकर ढकेलना कठिन होता है क्योंकि ढकेलने के दौरान जब बल लगाया जाता है तो बल क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। जो बल होता है आपका वो क्षैतिज से क्या थीटा कोण इस प्रकार से बनाता है। और ऐसी स्थिति में लगाए गए बल को उसके घटकों में विभाजित करने पर एक घटक f cos थीटा व दूसरा घटक f sin थीटा होता है। f sin थीटा रोलर के भार mg की दिशा में कार्य करता है। जो f sin थीटा रोलर की देखो, जो f sin थीटा आपका रोलर की देखो ये जो आपका वजन है f sin थीटा भार mg की दिशा में क्या आपका वर्क कर रहा है, यानी कि एक की दिशा में दोनों बल है तो उसको आपस में क्या करते थे, जोड़ देते हैं। mg प्लस f sin थीटा एक ही दिशा में दोनों वर्क आपके काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जस्ट अपोजिट था इसमें और यहाँ पे एक ही दिशा में बल आपके कार्य कर रहे हैं, तो दोनों एक ही दिशा में होते हैं। f रोलर था f sin थीटा व भार mg की दिशा में कार्य करता है, जिससे रोलर का परिणामी भार क्या आपका बढ़ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं w भार बराबर w जैसे mg प्लस f sin थीटा, यानी कि इसका भार w था इसमें बढ़ जाएगा तो mg प्लस f sin थीटा, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए रोलर को ढकेलना कठिन होता है। और जस्ट अपोजिट आपको लिखना होगा कि रोलर को खींचना आसान होता है। तो जब हम किसी रोलर पर बल लगाकर उसको खींचा जाता है तो उसको खींचना आसान होता है क्योंकि लगाया गया बल का एक घटक f sin थीटा रोलर के भार mg की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे रोलर का परिणामी भार Wmg, यानी कि जो इसका जिससे रोलर का परिणामी भार होता है उसमें mg में से f sin थीटा जो घटक उसमें से घट जाता है, जिससे रोलर को खींचना आपको इस प्रकार से आसान हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो इसके देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका परिवर्ती चाल। तो देखो परिवर्ती चाल की आपसे बहुत बार डेफिनेशन पूछा है कि परिवर्ती चाल होता है क्या और असर चाल क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ये दोनों डेफिनेशन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको बता रहा है इसमें कि परिवर्ती चाल होती क्या। देखिए यदि किसी गतिमान पिंड के द्वारा एक समान समय अंतराल में तय की गई भिन्न भिन्न दूरियां, यानी कि कोई आपका पिंड है वो एक समय में, ठीक है, एक जैसा टाइम में 2 अलग अलग दूरियों को तय करता है, यानी कि अलग टाइम को टाइम करता है, तो उसकी इस चाल को हम परिवर्ती चाल कहते हैं। यानी कि कोई पिंड है वो एक समय में अलग अलग दूरियों को
तय करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिवर्ती चाल के नाम से जानते हैं। तो यदि किसी गतिमान पिंड के द्वारा एक समय समान अंतराल में तय की गई भिन्न बिंदु दूरियां हैं तो उसके इस चाल को परिवर्ती चाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 सेकंड में कोई पिंड आपका पहले 3 मीटर चलता है, फिर वही पिंड आपका 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, और वही पिंड आपका 1 सेकंड में 4 मीटर चलता है, तो उसको हम कहेंगे ये उसकी परिवर्ती चाल है, ये उसकी परिवर्ती चाल आपकी कहलाती है। अब नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन पूछा है कि औसत चाल से आप क्या समझते हैं। तो औसत चाल क्या होती है, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, हम इसको कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी गतिमान पिंड की औसत चाल उस पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, यदि किसी पिंड की आपको औसत चाल निकालें तो सबसे पहले उस पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगने वाले कुल समय के अनुपात के बराबर हमारी होती है। यदि किसी गतिमान पिंड की औसत चाल उस पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगने वाले समय के कुल अनुपात के बराबर हमारी औसत चाल इस प्रकार से होती है। बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे आते हैं मैनी टाइम्स। इसमें लिखा होगा कि गति के नियम लिखिए, गति का आपको नियम इसमें बताना पड़ेगा। तो जैसे हम बात करने वाले पहले न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में, जो गति का काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है। देखिए, तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी हम इसको नाम से जाना जाता है। जो न्यूटन का प्रथम नियम इसको हम जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी हम इसको कहते हैं। याद रखना, इस बात को एग्जाम में लिखा आ सकता है कि जड़त्व का नियम बताइए अथवा गैलीलियो का जड़त्व का नियम आपको इसमें लिखना होगा। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु है वो विराम अवस्था यानी कि रेस्ट में भी रखी हुई, ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था रखी तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान चाल से गति कर रही है तो वह एक समान चाल से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए तो उसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। यानी कोई वस्तु एक जगह रखिए तो तब तक रखिए जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई वस्तु एक दिशा में चल रही समांतर तो वह चलती रहे जब तक उसमें कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा, यानी कि इस पर जब तक कोई बल नहीं लगाएं तब तक उसमें कोई वहाँ पर कार्य नहीं होगा। तो यदि यहाँ पे क्या होगा, आपका एफ बराबर 0 रखेंगे, एफ वेक्टर 0 रखेंगे। यदि एफ बराबर 0 हो और तो आपका जो वेग होता है वो कैसे कांस्टेंट रहेगा, और आपका जो त्वरण है जब वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है कि जब इसमें कोई बल नहीं लग रहा है तो इसमें वेग परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपका वेग नियतांक है तो इसमें क्या त्वरण आपका कितना 0 कहलाएगा। इसे हम गैलीलियो का प्रथम नियम कहते हैं, इसे हम गैलीलियो के जड़त्व के नियम के नाम से भी जानता है। इसका कुछ एग्जांपल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे पूछेगा आपका रुके हुए वाहन के, ठीक है, रुके हुए वाहन के अचानक चलने पर उसमें सवार यात्री पीछे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैलीलियो के जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है। यानी कि जो कोई वाहन है अचानक से रुका हुआ है और उसके चलने के साथ साथ जैसे अचानक से चलेगा तो उसमें जो सवार व्यक्ति वो अचानक से पीछे की ओर धक्का लगकर गिर जाता है। वो किस कारण से होता है, आपका गैलीलियो के प्रथम नियम के कारण होता है। गैलीलियो के जड़त्व के प्रथम नियम के कारण ऐसी घटना होती है। अब बढ़ते हैं सेकंड नियम की ओर उसके। तो उसके देखिए गैलीलियो के सेकंड नियम इसमें लिखा आपका न्यूटन का द्वितीय नियम, कि न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ लिया। अब इसके बाद करते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। तो देखिए, न्यूटन के अनुसार यदि किसी गतिमान पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, याद रखना, न्यूटन के अनुसार यदि किसी गतिमान पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित किए गए बाह्य बल के बराबर होती है तथा संवेग में होने वाले परिवर्तन की दिशा सदैव आरोपित किए गए बल की दिशा के बराबर होती है। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पिंड है आपका इस प्रकार से, इसका द्रव्यमान m है और एक दूसरा पिंड वही पिंड आपका इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। यदि ये पिंड आपका प्रारंभ में u वेग से चल रहा था, यदि इस पर f बल लगाए तो इसमें क्या p1 संवेग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसके वेग परिवर्तन के दौरान कि t समय पश्चात इसके वेग में परिवर्तन हुआ भी, तो इसमें संवेग कितना p2 उत्पन्न हो गया। तो इसमें लिखा ना कि न्यूटन के अनुसार यदि किसी गतिमान पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित किए गए बाह्य बल के बराबर होती है तो उसे संवेग में होने वाले परिवर्तन की दिशा आरोपित किए गए बल के बराबर हमेशा होती है। तो सिंपल से आपको जहाँ पे P1 यहाँ पे P2 था, यहाँ पे P1 था, तो देखो उनके संवेग परिवर्तन कर देते हैं P2 माइनस P1। जब भी दर हो तो हमेशा डेल्टा टी से आपको भाग करना होता है। तो P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी बराबर कितना F के बराबर हमारा हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी बराबर हमारा F इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से इसको बोलते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। अब इसके बाद बढ़ते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की ओर। तो इसके बाद देखिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट नियम है इसमें न्यूटन का तृतीय नियम। इसको हम बोलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे लिखा होगा एग्जाम में कि या तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को समझाइए या फिर आपसे पूछेंगे कि न्यूटन के तृतीय नियम को आपको इसमें समझाना। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता क्या है। क्रिया प्रतिक्रिया, यदि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को धक्का दिया तो व्यक्ति आपको जस्ट उठकर तुरंत आपको धक्का देगा, उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। यानी कि जो आपने एक्शन किया उसके अगेंस्ट जो एक्शन करना उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। यदि आपने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा तो अगला व्यक्ति आपको थप्पड़ मारा, उसको मतलब होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि देखिए न्यूटन के अनुसार जब कोई पिंड एक दूसरे पिंड
पिंड पर बल आरोपित करता है, ठीक है। न्यूटन के अनुसार जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल आरोपित करता है तो दूसरा पिंड पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करता है। ऐसे न्यूटन का तृतीय नियम अथवा कृत्या प्रतिक्रिया का नियम हम किसको कहते हैं। माना कि दो पिंड हैं, एक पिंड आपका एक है, वाई पिंड दूसरा में, कि दो पिंड एक है और पिंड दो है, परस्पर एक दूसरे के क्या संपर्क में, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में, पहले पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर क्रिया के रूप में क्या लगाया गया बल F2 है, ठीक है। जो दूसरा पहला पिंड देखो, पहले पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल F2 है, ठीक है। तो दूसरा पिंड पहले पिंड पर प्रतिक्रिया के रूप में विपरीत दिशा में क्या दूसरा पिंड पहले पिंड पर लगाएगा F2 बल आरोपित करेगा। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का हम इसको नियम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको हम कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इसको पूछा गया और हर बार इसको पूछ सकते हैं। देखो इसको बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, आपसे पूछेगा कि उसमें लिखा होगा कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम इसमें लिखे। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति करे कि गति के दौरान उस पर बाहर से कोई बल आरोपित ना होता है, यानी कि जब कोई पिंड गति कर रहा है तो उस पर कोई बाहर से बल ना लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस पिंड का रेखीय संवेग कैसा संरक्षित रहेगा। इसमें आप समझ गए, यानी कि उसमें F का मान कितना होगा 0 होगा, यानी कि उस पर कोई बल नहीं लगे तो बल का मान कितना इसमें 0 हम लिखेंगे। तो सिंपल सा रहेगा। इस नियम के अनुसार यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति करते हैं कि गति के दौरान उस पर कोई बाहर से बल आरोपित ना होता हो, तो ऐसी स्थिति में उस पिंड का रेखीय संवेग कैसा संरक्षित रहता है। अर्थात आपको जो पी यानी कि संवेग है कैसा आपका पी कांस्टेंट रहेगा, यदि आपका एफ इतना है इसका मान 0 रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, पी कांस्टेंट है तो P2 बराबर P1, यानी कि जो आपका तो यदि पहले पिंड पर संवेग P1 लग रहा था तो फिर P2 होगा, यानी दोनों का मान कैसा हमेशा समान रहेगा। यानी और जो कांस्टेंट है उसको लिख सकते हैं P2 बराबर P1 में इसको ले सकते हैं। जब P2 बराबर P2 लिखा तो P1 को हम यहाँ पे लाएंगे तो P2 माइनस P1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसको ले सकते हैं हम डेल्टा P। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इसके एग्जांपल्स क्या लिखेंगे, बंदूक से चली हुई गोली, आपसे पूछेंगे बंदूक से चली हुई गोली किसका एग्जांपल होती है, रेखीय संवेग संरक्षण का इसका एग्जांपल होती, क्योंकि इस पर कोई बाहर से बल इसमें नहीं लगता है, ठीक है। तोप के गोले का हवा में फटना, इस प्रकार किसका एग्जाम्पल होगा, सबसे एग्जाम्पल आपका रेखीय संवेग संरक्षण का। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम लिखा है एग्जाम्पल इसमें, रॉकेट की गति का सिद्धांत। आपका रॉकेट की जो गति होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट हमेशा कार्य करता है। जो रॉकेट होता है हमेशा किस पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट हमेशा कार्य करता है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी चैप्टर से कि पेड़ की शाखा को तेज़ी से गिराने पर, ठीक है, तेज़ी से हिलाने पर फल टूट कर नीचे क्यों गिर जाते हैं। आपको यहाँ पे हिलाने होगा, इसमें देखिए जो पेड़ की शाखा को हम तेज़ी से हिलाते हैं तो उससे जो फल उसमें लगे होते हैं वो तेज़ी से टूटकर क्यों गिर जाते हैं नीचे की ओर, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका कारण यह है कि पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाने पर उसकी शाखा की गति की अवस्था में आ जाती है। जो उसकी शाखा होती है कैसे मूवमेंट, यानी कि उसकी गति की अवस्था में आ जाती है, परंतु उसके फल क्या से हमेशा विराम अवस्था में रह जाते हैं, जिसके कारण वो हमेशा फल टूटकर उस जगह से गिर जाता है। आपने सोचा कभी कि इसका कारण मुख्यतः क्या होता है, जो पेड़ की शाखा जब हम हिलाते हैं तो उसकी कैसे गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन जो फल होते हैं हमेशा कैसे विराम अवस्था में रह जाते हैं, जिस कारण से उसके फल वो टूटकर हमेशा नीचे गिर जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है कि गाड़ी के टायर, ठीक है, गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के तोड़ने से बचने के लिए मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं। यानी कि जो गाड़ी के टायर होते हैं उसके संपर्क में जब कोई कीचड़ आया तो उसको बचने के लिए जो मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं, तो इसका यह कारण होता है कि गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कण अपनी दिशा की जड़त के कारण स्पर्श रेखीय चाल की गति करते हैं, स्पर्श रेखीय चाल की दिशा में गति करते हैं तथा वाहन को गंदा कर देते हैं। टायरों पर मडगार्ड लगाने से कीचड़ कर उस पर टकरा कर रुक जाते हैं, इसका मुख्य कारण ये होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका लिखा होगा एग्जाम्पल। अब देखो बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगर आप इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें कि ब्रह्मांड का जो कुल संवेग नियत रहता है, इसका क्या कथन है, क्या है कथन सत्य है कि नहीं। देखिए जो ब्रह्मांड का जो कुल संवेग है क्या वो नियत है, क्या है कथन बिल्कुल सत्य है कि नहीं। तो देखिए संवेग संरक्षण का नियम एक सार्वत्रिक नियम है, यानी कि वो सभी जगह लगता है तथा यह सभी नियताओं पर लागू होता है, इसलिए यह कथन कैसा सत्य होगा, ठीक है। संवेग संरक्षण नियम एक सार्वत्रिक नियम है, यह सभी निकायों पर लागू होता है, इसलिए यह कथन कैसा सत्य है कि जो ब्रह्मांड है उसका कुल संवेग हमेशा कैसा नियत रहता है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है। आपसे पूछेंगे घर्षण बल क्या है या किस प्रकार से उत्पन्न होता है, जो घर्षण बल किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो देखिए तो घर्षण को बिल्कुल सिंपल से हम इसमें समझते हैं, बेसिक तरीके से घर्षण बल होता क्या है। तो घर्षण को समझने सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, इस प्रकार से कोई सतह है और इस पर क्या कोई व्यक्ति चल रहा है, यानी कि कोई नहर के मान लीजिए कोई ट्रॉली है, इस पर हम खिसका रहा है, ठीक है, इसको हम गति लगा करके इसको हम इस प्रकार से यहाँ की ओर
खींच रहे हैं या किसकी ओर मूवमेंट हो रहा है। तो ठीक है, तो जब यह पिंड, ठीक है, जब यह पिंड या फिर कोई वस्तु इस सतह के संपर्क में आती है तो इसके हमें से क्या विपरीत दिशा में इस पर बल लगता है, यानी कि पिंड इस प्रकार से गति कर रहा होगा तो सतह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट इसके अंदर हो रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से जब मान लीजिए हम चलते हैं इस प्रकार से रोड पर, सड़क पर इस प्रकार से हम चलते हैं तो क्या करते हैं इस प्रकार से, जब चलने के दौरान क्या होता है, हमारे जो पैर होते हैं वो क्या करते हैं, जिस सड़क को उसको पीछे की ओर ढकेलते हैं। जब पीछे ढकल तभी तो हम इसकी ओर आगे की ओर बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी चलने की गति की दिशा में क्या जो घर्षण बल होता है हमेशा किसने विपरीत दिशा में कार्य करता है। आप इस प्रकार से पीछे की ओर इसको ढकेलते हैं तभी हम इसकी आगे की ओर बढ़ पाते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है, तो पहले तो हमने बेसिक समझा, आप बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। घर्षण बल क्या है, किस सिद्धांत पर या किस प्रकार से उत्पन्न होता है। देखिए, जब परस्पर संपर्क में रखी दो सतहों के मध्य आपेक्षिक गति होती है, यानी कि जब दो सतह आएंगी आपस में उनकी क्या गति होने वाली है, जब दो परस्पर संपर्क में रखी दो सतहों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो इस गति के कारण सतहों के मध्य क्या एक पारस्परिक आंतरिक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इनकी सतहों के बीच क्या एक पारस्परिक आंतरिक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है। सतहों के बीच कार्य करने वाले विरोधी बल घर्षण बल कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को घर्षण हम कहते हैं। ठीक है, अब दोनों सतहों के मध्य घर्षण उत्पन्न होने के कारण यह है कि दोनों सतहों के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण घर्षण बल की उत्पत्ति होती है तथा यह घर्षण बल सतह पिंड की गति की विपरीत दिशा में हमेशा कार्य करता है। ठीक है, इतना समझ गया इस प्रकार से। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपसे पूछेंगे कि सर्पी घर्षण तथा लोटनी घर्षण से आप क्या समझते हैं। सर्पी घर्षण क्या होता है, लोटनी घर्षण क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल समझते हैं सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में क्या अंतर है। तो देखो, सबसे पहले इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाने के लिए कोई सतह है और ये कोई पिंड है, इस पर इस प्रकार से इस सतह की विपरीत दिशा में सतह कुछ इस प्रकार से इनकी पर जो पिंड है वो इस प्रकार से आगे की ओर गति कर रहा है। तो सर्पी घर्षण को मैं F8 से प्रदर्शित करते याद रखते हैं इस बात को। तो देखिए, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया जाता है कि लगाए गए बल उस बाह्य बल के कारण पिंड की संपर्क सतह पर खिसकते हुए गति करे। ठीक है, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया जाए कि लगाए गए उस बाह्य बल के कारण पिंड संपर्क सतह पर क्या खिसकते हुए, ठीक है, खिसकते हुए गति करे, तो ऐसी स्थिति में उस पिंड की निचली सतह व संपर्क सतह के बीच में जो बल कार्य करता है उसे हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते तो जहाँ पे याद रखना है, इसमें क्या बढ़ते अपनी यूज किया था खिसकते हुए, यानी कि सर्पी घर्षण होगा। अब बात करते हैं लोटनी घर्षण पर। ठीक है, लोटनी घर्षण पे क्या होगा, तो देखिए लोटनी घर्षण में क्या होगा, इस प्रकार से कोई सतह है, इस पर कोई पिंड गति कर रहा है इस प्रकार से। देखिए, तो जब किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया जाए कि लगाया गया उस बाह्य बल के कारण पिंड सतह पर लुढ़कते हुए, कैसे लुढ़कते हुए गति करे, तो ऐसी स्थिति में पिंड की सतह व संपर्क सतह के मध्य कार्य करने वाले बल को लोटनी घर्षण के नाम से जानते हैं तथा इस प्रक्रिया को लोटनी घर्षण में इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा इसमें से कि पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव की सर्पी घर्षण तथा लोटनी घर्षण में क्या होता है, सबसे अधिक क्या किसका मान होता है। तो सर्पी घर्षण तथा लोटनी घर्षण किसका मान अधिक होता है, तो सिंपल सा सर्पी घर्षण का मान सदैव लोटनी घर्षण से कैसा हमेशा अधिक होता है, क्योंकि सर्पी घर्षण हमेशा खिसकने से होता है, लोटनी घर्षण हमेशा चलने से यानी कि लुढ़कने से होता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा, आपका सर्पी घर्षण में हमारा सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन इस प्रकार से होता है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन इसमें लिखा कि घर्षण कोण से किसे कहते हैं तथा घर्षण कोण व घर्षण गुणांक के मध्य संबंध स्थापित क्या हो। तो सबसे पहले घर्षण कोण होता क्या है। ठीक है, घर्षण कोण आपको समझना होगा। तो देखिए, इस प्रकार से सतह है, इसके ऊपर कोई पिंड रखा, इस पिंड का भार mg है, इसके नीचे को बल करा है, इसकी प्रतिक्रिया क्या जब इस भार mg नीचे को लगे तो उसकी क्या होगा क्रिया प्रतिक्रिया के हमने इससे पहले नियम पढ़ा था, और भार mg नीचे को लगे तो उसके ऊपर क्या आर प्रतिक्रिया के बल इसके ऊपर लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, इस प्रकार से जब इस पर F पर इस प्रकार से लगाएंगे तो जो बल हैगा इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक यहाँ से कोण बनाते हुए इस प्रकार से इसमें बनेगा थीटा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पी लिखा। तो देखिए, जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो संपूर्ण प्रतिक्रिया बल अपने स्थान से, ठीक है, तो संपूर्ण प्रतिक्रिया बल अपने स्थान से विस्थापित होकर दो नए अभिलंब प्रतिक्रिया बल व घर्षण बल का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में इस पिंड के संपूर्ण प्रतिक्रिया बल व अविलंब प्रतिक्रिया के बल के मध्य ये बनने वाले कोण को घर्षण कोण के नाम से हम इसमें जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पिंड के संपूर्ण प्रतिक्रिया बल व अविलंब प्रतिक्रिया बल के मध्य बनने वाले कोण को हम घर्षण कोण के नाम से जानते हैं। इसे हम किससे tan थीटा से डिनोट करते हैं। तो tan थीटा ना क्या होता है Fr/r के नाम से हम इसको जानते हैं। तो Fr हम जानते हैं चूँकि किसके बराबर होता है, Fr हमारा होता है μr के बराबर होता है, μr के बराबर हमारा होता है। जहाँ इसकी वैल्यू हम इसमें Fr की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो देखो μr
आर से आर हमारा इसमें कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा वैल्यू कितनी हमारी इसकी आ गई, यू के बराबर इसकी हमारी वैल्यू इसमें आ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे 2 नंबर पूछेंगे कि घर्षण कौन से, आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो इसके देखिए हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया। इसमें लिखा कि अभी केंद्रीय बल से आप क्या समझते हैं, इसके सूत्र की स्थापना करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ इस बार आने की पूरी चांसेस बार एग्जाम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी केंद्रीय बल से आप क्या समझते हैं, इसके सूत्र की स्थापना आपको करनी। तो देखो, अभी केंद्रीय बल क्या होता है, जब कोई कण अथवा पिंड अपने केंद्र के चारों ओर क्या गति करता है। जब कोई पिंड अथवा कण अपने चारों ओर अपने केंद्र के चारों ओर गति करता है तो उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न होता है। तो उसकी गति में एक त्वरण होता है। इस त्वरण के कारण एक बल की उत्पत्ति होती है जो सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को हम अभी केंद्रीय बल कहते हैं, कि ऐसा बल जो केंद्र की ओर कार्य करे उसे हम अभी केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। माना कि हम द्रव्यमान का कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान गति कर रहा है। जैसे कोई मान लीजिए आर, इसमें देखो एम द्रव्यमान का कोई कण पिंड है, इसमें कोई पिंड है, तो इस प्रकार से आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या गति कर रहा है इस प्रकार से, तो इस पर क्या एफ बल इसके केंद्र की ओर कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो गति करते हुए इस कण का वेग भी है। ठीक है, गति करते हुए इस कण का वेग भी होगा। ठीक है, तो इस कण पर कार्य करने वाला अभी केंद्रीय त्वरण क्या होगा, त्वरण हम जानते हैं कि एफ ये बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर हमने लिखा। अब कण पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, एफ बराबर एम ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। ए बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो एफ बराबर क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस प्रकार से हमारा अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला तैयार हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है। जैसे हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे वी आर ओमेगा की, तो वी आर ओमेगा पुट करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर से नीचे वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर एम आर बी एम आर ओमेगा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एफ बराबर आर स्क्वायर और नीचे ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर बचा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा इसमें फार्मूला बचेगा। ठीक है, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, लास्ट में इसको लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि अभी केंद्रीय बल अभी आपने पढ़ा था, अब इसमें लिखा आप केंद्रीय बल से आप क्या समझते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर जब कोई कण गति करता है तो उस पर बाह्य बल, तो उस पर बाहर की ओर कोई बल कार्य करता है। ठीक है, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर बाहर की ओर कोई बल कार्य करता है, जिसे हम क्या अब केंद्रीय बल कहते हैं। अभी जो आपने बल पढ़ा था वो केंद्र की ओर कार्य करता था, इसमें केंद्र की बाहर की ओर कार्य करता है, इसे हम अब केंद्रीय कार्य करते हैं। ठीक है, तथा इसका मान अभी केंद्रीय बल के मान के बराबर होता है। इसका मान अभी केंद्रीय बल के मान के बराबर होता है। इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आगे इसमें लिखा आएगा कि दूध से क्रीम का अलग होना किस प्रकार से डिपेंड करता है। इसका आपका रीजन 5 नंबर है, कम से कम 5 नंबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध से जो क्रीम होती है उसके अलग होने का रीजन बताइए, तो उसका कारण को आपको साफ वाक्य आपको व्यक्त करना होगा। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था, अभी केंद्रीय बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर पढ़ा था। अगर इसमें क्या ओमेगा की वैल्यू कितनी कांस्टेंट हो जाए, कैसी, और इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या जो कोणीय वेग होता है कांस्टेंट हो जाए, तो एफ डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, एम पर डिपेंड करता है और उसके आर पर डिपेंड करता है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम हो जाएगा और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपको आर इसमें लिखना पड़ेगा। देखिए, जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसमें कितने 2 प्रकार से बना होता है, या तो उसमें दूध के कण होंगे और उसमें दूध क्रीम के कण होते हैं। जो दूध होता है उसमें क्या, या तो दूध के कण होंगे और उसमें क्रीम के कण होते हैं। जो दूध के कण होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसका ज़्यादा द्रव्यमान होता है। जो क्रीम के कण होते हैं कम द्रव्यमान में हमारे उस प्रकार से होते हैं, कम द्रव्यमान इस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए बड़ा सा पॉट है, ठीक है, यानी कि बड़ा सा बर्तन है, इसके अंदर क्या हमने इसमें दूध इस प्रकार से भर दिया और इसको हम किसमें, एक मशीन के द्वारा इसको चला रहे हैं गोल। जब इसको गोल चलाने से क्या होगा, जो मिल्क है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गति करेगा। तो इसमें देखो क्या होगा, जो क्रीम के कण हैं यानी कि चारों घूम घूम कर क्या इस केंद्र की ओर इकट्ठा होना स्टार्ट करेंगे और जो दूध के कण वो धीमे धीमे केंद्र से हट करके किनारे की ओर आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो क्रीम के कण वो केंद्र की ओर आएंगे और जो दूध के कण वो धीमे धीमे दूर की ओर आना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, माना कि दूध से भरा हुआ एक बर्तन अपने अक्ष की परता घूम रहा है। ठीक है, अपने अक्ष की परता घूम रहा है तथा बर्तन के साथ साथ उसमें उपस्थित दूध भी बर्तन की अक्ष की परता घूम रहा है तथा इसके कारण आवश्यक अभिकेंद्रीय बल एक दूध की विभिन्न परतों पर बीच कार्य करता है। यानी कि जब बर्तन घूमेगा तो उसमें मिल्क भरा होगा तो उसमें क्या है, एक अभिकेंद्रीय बल उस पर कार्य करता है। अब बढ़ते हैं इसी के आगे, देखिए बढ़ता है। ठीक, इस प्रकार से आंतरिक घर्षण बल उसमें प्राप्त होता है। देखिए, उसमें अभी केंद्रीय बल कार्य कर रहा है, उसके अतिरिक्त उसमें आंतरिक घर्षण बल भी हम उसमें प्राप्त हमारा होता है। तो इस प्रकार से हमको इसमें आंतरिक घर्षण बल प्राप्त होता है। ठीक है, चूंकि दूध स्वयं होकर घूमने वाले बर्तन में उपस्थित, यानी कि जो दूध है स्वयं घूमने वाले बर्तन में उपस्थित है, इसलिए उसमें उपस्थित अब केंद्रीय बल का अनुभव हम उसमें करते हैं। ठीक है, दूध में उपस्थित
क्रीम के कण दूध के कणों से हल्के होते हैं, यानी कि जो क्रीम के कण होते हैं दूध के कणों से काफ़ी हल्के होते हैं, जिसके कारण वे कम अपकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं तथा ऐसी स्थिति में, ठीक है, जो मतलब कि क्रीम के कण होते हैं उसमें कम अपकेंद्रीय बल लगता है। ऐसी स्थिति में जो क्रीम के कण होते हैं छोटी त्रिज्या के मार्ग को ग्रहण करते हुए केंद्र की भाग की ओर आ जाते हैं, जबकि दूध के कण का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए वे अधिक मात्रा में अपकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं और वे बड़ी त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करते हुए बर्तन के बाहरी किनारे की ओर आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार बर्तन के बाहरी भाग से दूध भाग केंद्रीय भाग में क्रीम के अलग अलग है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्षैतिज वृत्त में घूमते हुए पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दोगुना करने पर उसके अभिकेंद्रीय बल के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब सिंपल सा आपकी अपकेंद्रीय बल का मान कितना हमारा डबल हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल का मान कितना हमारा इसमें डबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन की ओर। अब इसका देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा कि घूर्णन त्रिज्या से आप इसमें क्या समझते हैं। घूर्णन त्रिज्या से आप इसमें क्या समझते हैं, देखिए अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड में उपस्थित कणों की घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को घूर्णन त्रिज्या में इसमें कहते हैं, इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा अपने अक्ष के परितः, यानी कि अपने देखो ये अक्ष है, इसके अपने अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए किसी पिंड में उपस्थित कणों के घूर्णन अक्ष की दूरी के, ठीक है, घूर्णन अक्ष की दूरी के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, उसे घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या के बराबर √r1² r2², इस प्रकार से n r है, मान लीजिए इसमें कितने r n है, ठीक है, आर एन इसमें है और इसका हम इसमें फॉलो तो इसमें जो एवरेज निकालते हैं इसमें कितना n का हम इसमें भाग करेंगे और इसका हम निकालेंगे सिंपल सा अंडर इसका निकाल देंगे, ठीक है। तो अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड में उपस्थित कणों की घूर्णन अक्ष की दूरी के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के बराबर इसमें क्या होती है हमारी औसत त्रिज्या, यानी घूर्णन त्रिज्या, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें से 100% आपका 5 से 7 नंबर क्वेश्चन ये फिक्स आएगा कि केपलर के नियम से आप क्या समझते हैं। इसमें पूछ सकते हैं केपलर का प्रथम नियम, द्वितीय नियम लिखिए। इस प्रकार से आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें पूछे आएंगे कि केपलर के नियम को समझाए। ग्रहों की गति के संबंध में वैज्ञानिक केपलर के आपको नियम इसमें लिखने पड़ेंगे। तो सिंपल सा ग्रहों की गति के संबंध में वैज्ञानिक केपलर ने 3 नियम इसमें प्रतिपादित किया, यानी कि वैज्ञानिक केपलर ने आपको 3 नियम इसमें बताएं। प्रथम नियम में क्या होता है, देखिए प्रथम नियम में आपको देखो इस प्रकार से हमारा सन है यानी सूर्य है, इसके चारों क्या इसमें ग्रह गति करते हैं, ये ग्रह इस प्रकार से गति कर रहे हैं। तो सिंपल सा केपलर के अनुसार प्रत्येक ग्रह, ठीक है, केपलर के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, यानी कि परिक्रमण कर रहा है, जिसके नाभिक पर क्या सूर्य, यानी इसके सेंटर क्या आपका सूर्य स्थित है। तो केपलर के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर परिक्रमण कर रहा है, जिसके नाभिक पर क्या आपका सूर्य स्थित है, नाभिक पर सूर्य स्थित है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रथम केपलर का प्रथम नियम। बढ़ते हैं केपलर के द्वितीय नियम की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि केपलर के द्वितीय नियम से आप क्या समझते हैं। तो केपलर के अनुसार सूर्य के चारों ओर, ठीक है, केपलर के अनुसार सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, ठीक है, सूर्य से मिलाने वाली समान रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। सिंपल सा केपलर के नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, यानी कि जो ग्रह की क्षेत्रीय चाल आपकी कैसी इसमें नियत रहती है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमारा सन है, अभी देखो इसके चारों क्या ग्रह इस प्रकार से गति करें, यानी कि ग्रह आपका ए है, बी है, और इसमें देखो समान समय में क्या आपको समान दूरी ही तय करेंगे, यहाँ से यहाँ तो जाओ तो यहाँ से यहाँ पर आइए, क्योंकि जो ग्रह इसमें समान समय में समान दूरी यहाँ पर तय करेंगे, ठीक है। तो केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय चाल के आधार पर अतिरिक्त कोणीय संवेग के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। माना कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, जिसके फोकस पर क्या आपका सूर्य स्थित है, और यह ग्रह dt समय में t बिंदु से a b पर पहुंच जाता है। देखिए यानी कि जो अभी ग्रह मान लीजिए यहाँ पर a बिंदु पर था कोई ग्रह, अब t समय पश्चात जो आपका ग्रह है वो यहाँ पर a से हट करके b पर यहाँ पर इतनी क्षेत्रफल को तय कर लेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ए से बी पर पहुंचता है तथा इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना आपका डी थीटा इस प्रकार बनाया जाता है। तो क्षेत्रीय चाल इसकी क्या होगी, क्षेत्रीय चाल क्या होता है दूरी बटे समय, तो डी एस में डिस्टेंस देखिए डी अपॉन डी टी हम इसको लिख सकते हैं, और इसका वक्र बनेगा एस ए बी। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका वक्र बन रहा है ट्राइंगल, इसमें देखो इसको गोल से एस ए बी इस प्रकार से आपको इसमें ट्राइंगल दिख रहा होगा। तो लिखेंगे वक्रीय क्षेत्रफल त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा डी ए बराबर 1/2 लंब गुणा आधा, यानी कि आधा गुणा इसमें लंब हम इसमें करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो देखिए डी ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एस ए इंटू ए बी, ऐसे उसकी लंबाई है, आधा उसको आधार है, ठीक है। तो एस ए इंटू ए बी किया, चूँकि हम जानते हैं कि डी थीटा आर क्या होगा ए बी अपॉन आर होता है, डी थीटा आर कितना होगा उसमें ए बी अपॉन आर होगा। तो इसका ए बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा आर इंटू डी थीटा,
और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, तथा ऐसा ऐसे व्यवहार कितने उसमें आर इसकी वैल्यू दे रखी है, ऐसी वैल्यू कितनी इसमें त्रिज्या आर दे रखी है। तो समीकरण एक में हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू को और ऐसी की वैल्यू को इसे पुट करने वाले। तो समीकरण एक में जैसे हम पुट करेंगे तो 1/2 आर इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा हमारा इसमें हो जाएगा। डी टी का हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी किया हमने। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हमारी ओमेगा के बराबर होती है, क्योंकि कोणीय वेग हम जानते हैं इसमें कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय। तो 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा रखा हमने, तो समीकरण 2 इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो परिक्रमण करते हुए यह कण कोणीय संवेग में इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, जे बराबर आई ओमेगा हमारा होता है। तो आई की वैल्यू कितनी होती है, एम आर स्क्वायर इसके बराबर होते हैं। तो ऐसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रखा तो जे बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा बनेगा। तो यहाँ से एम को इसके नीचे भाग करेंगे तो जे अपॉन एम के बराबर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा वैल्यू जे अपॉन एम हो गई। तो इसकी वैल्यू को हम इससे पुट करेंगे अभी समीकरण नंबर 2 में। जैसे हम इसमें समीकरण नंबर 2 में आर स्क्वायर ओमेगा को मान रखा तो कितना आएगा, डी अपॉन डी टी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 जे अपॉन एम के बराबर इसमें आ जाती है। तो सिंपल सा जी अपॉन एम की वैल्यू कितनी कांस्टेंट होती है, जी अपॉन 2m किस पर कांस्टेंट, तो यानी कि डी अपॉन डी टी वैल्यू कितनी उसमें कांस्टेंट के बराबर आ गई। तो केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक नंबर पूछेंगे, केपलर का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो केपलर द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केपलर का तृतीय नियम, केपलर का थर्ड नियम क्या इसमें देखिए। तो केपलर के नियम के अनुसार यदि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए किसी ग्रह के परिक्रमण काल, ठीक है, यदि देखो यदि कोई पिंड है वो सूर्य के चारों ओर के आपका परिक्रमण इस प्रकार से कर रहा है, तो उसको देखो जो परिक्रमण काल होगा उसमें समय लगेगा। तो परिक्रमण काल के वर्ग ग्रह को सूर्य से मिलाने वाले ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा यानी कि आर हो गई के वर्ग, ठीक है, सूर्य को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के औसत मान के तृतीय मान किसको क्यूब करेंगे, ठीक है। तो औसत मान के तृतीय मान के अनुक्रमानुपाती होता है कि जो टी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब बन जाएगा। तो देखिए परिक्रमण काल का दोगुना यानी वर्ग किया और उसके सूर्य को ग्रह से मिलाने रेखा के इसका घन कर दिया, तो इसका तृतीय मान किया तो इसको टी स्क्वायर बराबर, जैसे इसके प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे हटाएंगे तो टी स्क्वायर क्या होगा, के आर स्क्वायर, के आर क्यूब हमारा बन जाएगा। तो ग्रह पर कार्य करने वाला आकर्षण बल इस प्रकार से होगा। देखिए तो ग्रह पर कार्य करने वाला आकर्षण बल कितना होगा हमारे, एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार से। और ग्रह पर कार्य करने वाला वृत्तीय बल एफ बराबर हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम बी स्क्वायर होता है। आकर्षण बल बराबर क्या होगा, अभी केंद्रीय बल दोनों को बराबर रख देंगे, इन दोनों बल को हमने बराबर रखा तो एफ बराबर एफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और जी एम बी अपन यहाँ पे इसके लिखेंगे तो एम बी स्क्वायर अपन आर हमने रखा, एम से एम कैंसिल, आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जी एम अपॉन आर की वैल्यू भी स्क्वायर के बराबर हमारी बन जाएगी, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि भी क्या होता है, आर ओमेगा होता है, तो एस की वैल्यू रखेंगे तो भी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो सिंपल से पुट करने पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इस प्रकार से बनेगा। क्लियर। अब देखिए हम जानते हैं कि ओमेगा वैल्यू कितने हम इसमें लिख सकते हैं, 2πn लिख सकते हैं, फिर 2π/t लिख सकते हैं। तो 2π/t हमने इसमें रखा तो सिंपल से जी एम अपॉन आर बराबर आर स्क्वायर 2π/t और इसका ब्रैकेट बंद कर दे सिंपल सा। जैसे इसका बंद ओपन करेंगे उस ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, इसका वर्क करने पर 4π² t² कन्वर्ट हो जाएगा और इसका बस गुणा करेंगे तो सिंपल सा क्या बन जाएगा, जी एम बराबर आर की मल्टीप्लाई तो आर क्यूब 4π² हो जाएगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो सिंपल सा आर क्यूब 4π² ये अपन को किसमें कांस्टेंट कहलाता है, टर्म आपका कैसे कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली टी इसको किस पे डिपेंड करेगा, आर क्यूब पर हमारे इस पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से केपलर का तृतीय नियम हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों नियम, इसको अच्छे से पढ़ना जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया कि आपसे पूछ सकती है एक नंबर में कि पृष्ठ तनाव से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखिए प्रत्येक द्रव के द्वारा अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। कि मान लीजिए आप अपने यहाँ पे कोई लिक्विड आपने फैला दिया, कि मान लीजिए कोई वाटर आपने यहाँ पे पानी फैला दिया, तो जो अपने वाटर होगा क्या होगा, पानी अपने आप उसकी बूंद आपकी सिकुड़ कर अपने आप एक जगह हो जाएगी, ठीक है। तो प्रत्येक द्रव के द्वारा अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल कम करने के दौरान द्रव की सतह पर एक पतली सी क्या झिल्ली का निर्माण होता है, जिसे हम द्रव की झिल्ली के नाम से इसको जानते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट देखिए, इसी पॉइंट बनेगा आपसे, ससंजक बल व असंजक बल में क्या समझते हैं। देखिए, तो द्रव की झिल्ली का निर्माण उसके अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल, जिसको हम क्या कहते हैं, ससंजक बल के नाम से भी जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे फैक्ट बनेगा कि देखिए, तापक्रम बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान कैसा हमेशा कम होता है, बढ़ता है। तो हमेशा तापक्रम बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान हमेशा कैसा कम हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो इसके देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे से पूछेंगे, 1 किलो कैलोरी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 1 कैलोरी का है तो 1 किलो कैलोरी का है, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि दोनों डेफिनेशन मोस्टली हमेशा आती है कि 1 किलो कैलोरी से आप क्या समझते हैं अथवा 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा, जब इसमें किलो वर्ड हो तो यानी कि किलो वर्ड का यूज़ होता है, हम इसमें किलोग्राम लेंगे। अगर इसमें 1 का यूज़ हो यानी कि 1 कैलोरी, तो इसमें हमको किसमें ग्राम टर्म को हम इसमें लेते हैं। तो देखो, 1 किलो कैलोरी के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 किलोग्राम जल का तापक्रम। ठीक है, 1 किलोग्राम जल का तापक्रम 14.5 यानी कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम इससे 1 किलो कैलोरी नाम से हम इसको जानते हैं। यानी कि और आप 1 किलो पानी, यानी कि इसमें 1 किलोग्राम पानी ले रहे हैं कि जल ले रहे हैं, उसका तापक्रम आपको 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो तक बढ़ाने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है हम उसके 1 किलो कैलोरी के नाम से हम जानते हैं। सिंपल सा, जब आपसे 1 किलो की बात करें तो इसमें क्या होगा, 1 किलोग्राम जल का तापक्रम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम इसे 1 किलो कैलोरी के नाम से जानते हैं। अगले पर बढ़ते हैं, 1 कैलोरी क्या होती है। तो 1 ग्राम जल का तापक्रम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या 1 कैलोरी के नाम से हम इसको जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट ऑफ द, तो इसका देखिए, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या अणु कहते हैं, तथा पदार्थ के अणु की भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हैं। जो पदार्थ के अणु होते हैं वो अपने अंदर भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हैं, जिससे उसकी आंतरिक गति ऊर्जा कहते हैं, जिससे उसकी क्या आंतरिक गति ऊर्जा कहते हैं। इसके अतिरिक्त गति के दौरान जब गैस के दो अणु, ठीक है, इसके अतिरिक्त गति के दौरान जब गैस के दो अणु एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण का बल कार्य करता है, जिससे अणुओं में स्थिर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम आंतरिक स्थिर ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ के अणुओं की आंतरिक गति ऊर्जा व आंतरिक स्थिर ऊर्जा की योग को पदार्थ की क्या हम उसमें आंतरिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं कि पदार्थ के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा की योग को हम क्या कहते हैं, सिंपल सा आंतरिक ऊर्जा के नाम से इसको जानते हैं। इसे हम यू से डिनोट करते हैं, यानी कि यू से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आंतरिक गति ऊर्जा प्लस आंतरिक स्थिर ऊर्जा की योग को हम क्या कहते हैं, उसकी आंतरिक स्थिर ऊर्जा के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट आपको पढ़ना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आंतरिक ऊर्जा का मान सदैव कैसा ऋणात्मक होता है, आंतरिक ऊर्जा का मान हमेशा कैसा उसमें ऋणात्मक होता है। किसी निकाय के अणुओं की आंतरिक स्थिर ऊर्जा उसके अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करती है। आकर्षण बल पर क्या करती है, हमेशा निर्भर करती है। अब बढ़ते मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इससे पूछेंगे आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपसे लिखो। तो इसमें लिखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो सिंपल सा, किसी ऊष्मागतिकी निकाय में अवस्था परिवर्तन, ठीक है, किसी ऊष्मागतिकी निकाय में अवस्था परिवर्तन बाह्यकर्ता द्वारा किया गया होता है अथवा ऊष्मा स्थानांतरण के द्वारा अथवा दोनों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यदि किसी निकाय में आपको परिवर्तन करना तो देखो, या तो ऊष्मा के द्वारा कर सकते हैं अथवा बाह्य कार्य द्वारा कर सकते हैं, दोनों के द्वारा आपस में अवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। यदि अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी प्रक्रिया में निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा Q है तथा किया गया कार्य W है, तो उसमें Q माइनस W का मान आसानी से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम ऊष्मागतिकी निकाय के नाम से हम जानते हैं। यानी कि ऊष्मागतिकी निकाय बराबर क्या होता है, U बराबर क्या होता है, Q माइनस W के नाम से इसको हम जानते हैं। तो देखिए, किसी ऊष्मागतिकी निकाय में अवस्था परिवर्तन बाह्यकर्ता द्वारा अथवा ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा अथवा दोनों के द्वारा किया जा सकता है। यदि अवस्था परिवर्तन के द्वारा प्रक्रम द्वारा ली गई ऊष्मा Q है तथा किया गया कार्य W है, तो Q माइनस W का मान आसानी से हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की। देखो इसमें क्या लिखा है, सिंपल सा, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि जैसे कोई निकाय आपका इस प्रकार से, ठीक है, कोई ऊष्मागतिकी निकाय है, माना कि किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था A है, ठीक है, यानी कि उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या इस प्रकार से A है तथा अंतिम अवस्था उसकी B है इस प्रकार से। ठीक है, परिवर्तन में विभिन्न प्रक्रमों द्वारा उसको किया गया। इसमें देखो 4 प्रक्रम का इसमें यूज़ किया है, एक प्रक्रम नंबर 1, 2 और 3 इस प्रकार से 4 प्रक्रम इसमें लिए हैं। ठीक है, तो के द्वारा 4 प्रक्रमों का इसमें 1, 2, 3, 4 का इसमें प्रयोग किया, और इन प्रक्रमों में क्या निकाय द्वारा ली गई उसमें क्या Q1, इसमें Q1 ऊष्मा इसमें Q1, Q2, Q3 ऊष्मा ली गई तथा किया गया कार्य W1, W2, W3 इस प्रकार से इसमें कार्य किया गया। तो इसमें अब ऊष्मा निकालेंगे, इसका जब निकालेंगे इसमें तो देखिए सिंपल सा Q1 माइनस W1, Q2 माइनस W2, Q3 माइनस W3 इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं।
तो जब इसकी गणना करेंगे तो उसका मान बिल्कुल समान आएगा, Q1 माइनस Q1 W1 Q2 माइनस W2, इस प्रकार से इसका जो मान आएगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो Q माइनस W का क्या हो जाएगा, आपका पूरी वैल्यू कांस्टेंट इस प्रकार से हमारी हो जाएगी। तो सिंपल से आपको लिखना होगा एक लाइन बस, यथा किसी निकाय की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा करने पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा व किया गया कार्य भिन्न भिन्न, परंतु Q माइनस W का मान हमेशा प्रत्येक पथ के लिए एक समान होता है। अतः ऊष्मागतिकी की निकाय में Q माइनस W का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार से इसको कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसके बाद हमारा इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इसमें डेफिनेशन की एक नंबर के है। तो इसमें लिखा कि पूछा गया चक्रीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। देखिए जब कोई निकाय अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि जब कोई निकाय घूम करके अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसमें आपकी आंतरिक ऊर्जा का मान कितना, शून्य होता है। आंतरिक ऊर्जा का मान इसमें कितना होता है, शून्य होता है। जब कोई निकाय अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा का मान इसमें कितना, शून्य हो जाता है। इनकी डेल्टा की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 0। अब आपसे पूछ सकते हैं इसमें कि समतापी प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। समतापी का आपको मतलब समझ आ रहा है, इसमें क्या तापक्रम कैसा समान हो, यानी समतापी का मतलब क्या होता है, जिसका तापक्रम समान है कि इसमें टी कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर इसमें टी कांस्टेंट है तो आपकी डेल्टा यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसमें 0। तो वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत परिवर्तन के दौरान निकाय का तापक्रम नियत रहता है उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा सिर्फ तापक्रम पर निर्भर करती है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर तापक्रम नियत है इसलिए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी, परंतु आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का मान कितना, शून्य होगा। अगर आपकी आंतरिक ऊर्जा 0 है यानी कि उसमें कोई नियत है तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन कितना, शून्य होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल्टा यू बराबर Q माइनस W। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मान डेल्टा यू की वैल्यू और 0 है तो इसमें हम पे 0 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा Q बराबर W इसमें आ गया। ठीक है, अब इसके बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें पूछा गया सम आयतनिक प्रक्रम से आप क्या समझते हो। इसमें लिखा सम आयतनिक, तो जिसका आयतन समान उसको बोलते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। तो इसमें वी क्या होगा, कांस्टेंट, और किया गया कार्य इसमें क्या हो जाएगा, W, यानी कि इसमें आयतन समान तो इसमें कार्य कितना होगा, इसमें 0। तो देखें वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत किसी निकाय का आयतन कैसा नियत रहता है सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम के अंतर्गत कार्य का मान कितना, शून्य होता है तथा ऐसे इस प्रक्रम के लिए क्या होगा, आपका कार्यक्रम शुरू होगा। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, Q माइनस W होता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे क्या V कांस्टेंट है इसलिए क्या किया गया कार्य कितना होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा यू बराबर Q होगा। अतः इस प्रक्रम के लिए निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन उसमें दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। यदि निकाय में होने वाली आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उस प्रकार से उसके किए गए कार्य की ऊष्मा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर किया जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब बढ़ते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार का। देखिए इसमें पूछा गया ऊष्मागतिकी की शून्य कोटि का नियम आपको समझाना है। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम आप इसमें कैसे बताएंगे। तो ऊष्मागतिकी शून्य कोटि के नियम को अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय किसी तीसरी ऊष्मागतिकी निकाय के साथ पृथक कर दिया, यानी कि देखो दो निकाय हैं आपके ए और बी, उनको हम किसी तीसरे निकाय के साथ जोड़ रहे हैं। इसका हम एक पहले आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं, थोड़ा समझाते हैं। तो देखिए इस मान लीजिए 3 रूम है, ठीक है, 3 कमरे हैं ए बी और सी, ठीक है। अगर इसमें हमने थोड़ी गर्माहट भर दी, ठीक है, इसमें थोड़ी गर्माहट भर दी और यहाँ पे क्या थोड़ी यहाँ पे ठंडा और यहाँ पे थोड़ा और कम है, मतलब इस प्रकार से कोई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एकदम गर्म है और यहाँ पे बिल्कुल ठंडा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो दीवार है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर यहाँ की ओर नहीं जा सकता है, लेकिन इसके बीच में जो दीवार है वो इसका टेम्परेचर इसकी ओर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ की जो गर्माहट वो किसकी ओर, सी की ओर जाएगी और सी की गर्माहट किस में, अंदर यहाँ पे आएगी बी में। तो इस प्रकार से जो तापमान चारों का कैसे समान हो जाएगा, यानी कि तीनों कमरों का कैसा आपका समान टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम। तो ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि के नियम के अनुसार दो ऊष्मागतिकी निकाय, यानी कि दो ऊष्मागतिकी निकाय जब तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय के साथ तापीय साम्य होते हैं तो वे तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या तापीय साम्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 3 कमरे हैं ए बी और सी, इनके बीच में क्या रुद्धोष्म में दीवार कार्य कर रही है, जबकि इसके बीच में आपके सुचालक दीवार इसमें कार्य कर रही है। देखिए यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय ए तथा बी को एक रुद्धोष्म में दीवार, किस बोलते हैं, रुद्धोष्म में दीवार के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। रुद्धोष्म दीवार से पृथक करें तथा दोनों निकाय एक तीसरे निकाय सी को एक सुचालक दीवार से पृथक करते हैं, तब निकायों की अवस्था में परिवर्तन होता तब तक होता है जब तक कि
निकाय ए निकाय बी पृथक पृथक रूप से निकाय सी के साथ स्थापित साम्य अवस्था में नहीं आ जाते हैं। यदि इस स्थिति में निकाय ए तथा निकाय बी के बीच दीवार से प्रतिस्थापित कर दें तब भी निकाय ए तथा निकाय बी की अवस्था परिवर्तित नहीं होती। लेकिन जो स्पष्ट करता है कि निकाय ए तथा निकाय बी परस्पर तापित साम्य हैं, इस प्रकार से ऊष्मागतिकी की शून्य कोटि के नियम की पुष्टि होती है। इस नियम को वैज्ञानिक R.H. पावलर ने दिया था। इस प्रकार से हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट हुई और अगर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।